साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। शो स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। कुछ और महत्वपूर्ण कथनों पर अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, ये कथन किसका है? ये कथन बताना शानदार कथन है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। ये कथन बताना 151 नंबर का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, ये कथन किसका है? ये कथन बताना है। बाबा आदम का नाम आएगा। बोले सर, बाबा आदम के बच्चे बहुत सारे थे। बाबा आदम के क्या थे? बोले बच्चे, है ना, बच्चे बहुत थे, बच्चे। तो बाबा आदम यानी कि आपका डॉक्टर बच्चन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कथन बताइए। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है 152 नंबर में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र रामनरेश त्रिपाठी, बच्चन सेन। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, कथन किसका है? कथन बताना 152 नंबर का कथन है। 152 नंबर के कथन में सभी लोग आंसर बताएंगे। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, शैलीगत विद्रोह ये कथन किसका है? 152 नंबर का क्वेश्चन है। और 152 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। ये जो कथन है, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, शैलीगत विद्रोह है। ठीक है। बी नंबर आपको अपन को याद कर लेना। बोले सर, नांग जो है ना, अपनी शैली से विद्रोह कर देता है, शैली से विद्रोह कर देता है नांग। ठीक है, नांग शैली से विद्रोह कर देता है, शैलीगत विद्रोह। ठीक है। जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है। ये कथन किसका? 153 नंबर में। सौरभ वर्मा जी, सीमा जी, बताइए। जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है। कथन किसका? 153 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। 153 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है प्रयोगवाद और संदेहवाद। संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो गया, प्रयोग एक हद के बाद प्रयोगवाद हो गया। अब संदेहवाद और प्रयोगवाद ये क्या है? बोले सर, ये नाम है। संदेह एक हद के बाद इसका नाम संदेहवाद हो जाता, नाम है ना। और प्रयोग का एक हद के बाद इसका नाम प्रयोगवाद हो जाता। क्या हो जाता? नाम हो जाता, नाम। तो नाम से हो जाएगा नामवार से। बी नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। लोभियों का दमन योगियों के दमन से भी किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभियों का दमन योगियों के दमन से भी किसी प्रकार कम नहीं होता। नंदुलाल वाजपेयी, मलयाज महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। लोभियों का दमन योगियों के दमन से भी किसी प्रकार कम नहीं होता। ये कथन किसका है? शानदार बताना। 154 नंबर का क्वेश्चन है। 154 में लोभियों का दमन योगियों के दमन से भी कम किसी प्रकार कम नहीं होता, ये कथन बताना है। और ये जो कथन है, ये कथन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। यानी आपका जो डी नंबर है, डी नंबर सही है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता, कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रमाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है। मैथिली, अवधी, खड़ी बोली। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमूर खुसरो। कथन किसके? प्रमाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है दोस्तों, 3 ही बोलियों का उदय। ये कथन बताना 155 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। 3 ही बोलियों का उदय, है ना। बोले सर, बच्चे जो है बचपन में 3 बोलियों का उदय करते हैं। बच्चों में 3 बोलियों का उदय देखा जाता है। किसमें? बच्चों में। बच्चा का जन्म होता है
तो बोले सर प्रारंभिक रूप में बच्चों में 3 बोलियों का उदय देखा जाता है। किसमें? बच्चों में, है ना। तो 155 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में 3 बोलियों का उदय देखा जाता है। बच्चों में, तो बच्चों में 3 बोलियों, है ना, तो 3 ही बोलियों का उदय देखा जाता है। ये अपन को याद कर लेना। किसमें? बच्चों में। बच्चों में यानी बी नंबर बच्चन से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक, ये कथन बताना है। बताइए। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है, ये कथन चयन करना है। 156 नंबर का क्वेश्चन है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। 156 में और 156 में आपका राइट आंसर होगा, जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। अनेक भावात्मक, है ना। तो यहां पर कथन 156 नंबर के क्वेश्चन में और अनेक भाव 156 नंबर के क्वेश्चन में बोले सर, है ना, अनेक भाव, हमारे हृदय में अनेक भाव आते हैं। किसको देखकर? रामचंद्र शुक्ल का नाम सुनकर या देखकर अनेक भाव आ जाते हैं। अनेक भाव आ जाते रामचंद्र शुक्ल को देखकर और दोस्तों सुनकर इनका नाम। आ नंबर, ये भी अपन को याद कर लेना, हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। रामचंद्र शुक्ल, बहुत बढ़िया, ठीक है। आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ प्रवृत्ति वाचक भी है, ये कथन किसका है? आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ प्रवृत्ति वाचक भी है। प्रवृत्ति वाचक भी है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, मुक्तिबोध बच्चन से या फिर रामकुमार वर्मा का है? आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ प्रवृत्ति वाचक भी है, ये कथन बताना। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध बच्चन से, रामकुमार वर्मा। 157 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का आंसर है कि सर आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ प्रवृत्ति वाचक भी है, प्रवृत्ति वाचक भी है। 157 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर ये बच्चन से का कथन है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों में प्रवृत्ति बहुत होती है। प्रवृत्ति, है ना, बच्चे तो प्रवृत्ति वाचक होते हैं, ऐसे याद कर लो, बच्चे तो प्रवृत्ति वाचक होते हैं। कालवाचक तो होते ही हैं बच्चे, प्रवृत्ति वाचक भी होते हैं, ऐसे याद करो। बच्चे कैसे होते? बोले सर प्रवृत्ति वाचक, ठीक है। तो 157 नंबर का ये भी अपन को याद कर लेना। 157 में कि सर यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चन से हो जाएगा। सी नंबर आपका सही है, ठीक है। ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक और कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता है, कवि कर्म कठिन होता है, ये कथन 158 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर में जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए आवरण चढ़ते जाएंगे, नए आवरण चढ़ते जाएंगे, तो कभी कर्म कठिन होता है, कौन कह सकता है? कभी कर्म कठिन हो सकता है, ये कथन किसका है? शानदार क्वेश्चन है। कभी कर्म कठिन होता है, कथन किसका? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध डॉक्टर देवराज रामचंद्र शुक्ल। और 158 में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर कभी कर्म कठिन होता जाएगा, कभी कर्म कठिन होता जाएगा, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, ये कथन बताइए। आक्रोश की भाषा 159 नंबर का क्वेश्चन है। आक्रोश की भाषा बताना है और आपको पता है कि बच्चे भी आक्रोश की भाषा समझते हैं कि नहीं समझते? बताओ। बच्चे बोले सर आक्रोश की ही भाषा समझते, उनसे बोलो बेटा मोबाइल अलग रख दो, पढ़ाई कर लो, नहीं समझेंगे। एक बार बोलोगे, दो चार बोलोगे, जब आप गुस्सा होके बोलोगे मैंने बोला ना कि मोबाइल अलग रख दो, पढ़ाई करो, तो बच्चे बोले आजकल के जो बच्चे हैं ना सर वो आक्रोश की भाषा को ही समझते हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, ये कथन किसका है? 159 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों ने आंसर बताया कि सर बच्चन से, यानी कि बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब
निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। ये कथन किसका है? 160 नंबर का क्वेश्चन है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। ये कथन किसका है? 160 नंबर का क्वेश्चन। 160 में काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। कथन बताइए 160 में, और कथन है रामचंद्र शुक्ल का। और कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। भक्ति काल, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ये कथन किसका? भक्ति काल, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक के कथन किसका? 161 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। 161 में भक्ति काल, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति है ना, जकड़ी हुई मनोवृत्ति किसके अंदर आ गई? बोले सर, बोले सर आजकल बच्चों के अंदर जकड़ी हुई मनोवृत्ति आ गई है। मैंने कहा कैसी जकड़ी हुई? बोले सर वो मोबाइल को जकड़ के बैठते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो जकड़ी हुई मनोवृत्ति किसके अंदर आ गई है? बताइए जल्दी से, जकड़ी हुई मनोवृत्ति किसके अंदर आ गई है? बताओ, नगेंद्र जी के अंदर आ गई क्या? मुकनद जी के? बोले नहीं सर, आजकल जकड़ी हुई मनोवृत्ति जो है वो बच्चों के अंदर आ गई है। किसके अंदर आ गई? बच्चों के, है ना। तो ये बच्चन सिंह का कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। सी नंबर सही है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा स्वर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। ये कथन किसका है? 62 नंबर, 162 में बताइए। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा स्वर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। ये कथन बताना 162 नंबर का क्वेश्चन। 162 नंबर के क्वेश्चन में शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चयन करिए जल्दी से। बताइए, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा स्वर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। ये कथन बताना है 162 नंबर में। और ये कथन जा रहा है किसका? ये कथन है पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा स्वर सैनी, है ना, ढांचा स्वर सैनी। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। डी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नए इतिहास से अंधश्रद्धा और दोस्तों यथास्थितिवाद को जो चोट पहुंचती है, जाने अनजाने वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। कोख से पैदा होता है कौन? 163 नंबर का क्वेश्चन है। कौन पैदा होता है कोख से? बताओ, कौन होता है कोख से पैदा? तो यहां पर कोख से पैदा होता है। एक कथन आपसे पूछा गया, कौन होता है भैया कोख से पैदा? कमेंट में लिखिए फटाक से। बताओ, 163 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे। इन कथनों को धीरे धीरे अपन को प्रैक्टिस करना है। बोले सर कोख से पैदा होता है बच्चा, बच्चा होता है कोख से पैदा, बच्चा, है ना, कोख से पैदा होता है बच्चा, यानी कि सी नंबर आपका सही है। कोख से पैदा होता है बच्चा, ठीक है, सी नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है? कथन किसका? सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये कथन बताना है सुभाष चंद्र जी। ये कथन किसका है? सीता गर्गे जी, बताइए जल्दी से। 164 नंबर का ये कथन बहुत ही शानदार कथन है और ये कथन आपको बताना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करिए सभी साथी। ठीक है, यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है 164 में। और ये कथन जो हो जाएगा, सभी लोगों का आंसर आया है कि सर ये जो कथन है, ये कथन है
कौन सा? रामचंद्र शुक्ल का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को शुक्ल की रीति काल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर भी उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बिठाया है? यहां पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है, कथन किसका है? घनानंद को बताना है। घनानंद को शुक्ल जी रीति काल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर भी उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाया है? यहां पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है, ये कथन बताना। 165 नंबर का क्वेश्चन है। 165 में सभी लोग बता रहे हैं। 165 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। और यहां पर आपको बता है कि दृष्टि में खोट कौन देख सकता है, दृष्टि में खोट है कि नहीं, ये कौन देख सकता है? कौन देखेगा बताइए? पुलिस दृष्टि में खोट है कि नहीं, ये देखने वाला केवल एक व्यक्ति है जो चश्मा लगा के देखता है कि दृष्टि में खोट है कि नहीं, वो देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी नंबर आपका सही है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में जो अंतरराष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है, कथन किसका है? 66 नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। 166 नंबर का क्वेश्चन है ना। और बोले सर नए सिरे से तो बच्चे पढ़ते हैं, नए सिरे से तो कौन पढ़ता है? बच्चे पढ़ते हैं, है ना। अब शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं पढ़ेंगे, बोले सर नए सिरे से अगर कोई पढ़ेगा तो वो बच्चे पढ़ेंगे, है ना। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से पढ़ा, है ना। आज के परिवेश में जो अंतरराष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। बोले सर नए सिरे से अगर कोई पढ़ेगा तो वो बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे से क्या हो जाएगा? डॉक्टर बच्चन से। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है, ये कथन किसका? 167 नंबर का क्वेश्चन है। वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है बीसल देव रासो है, ये कथन बताना है। 167 में रमा शर्मा जी बताइए। 167 का आंसर वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है, ये कथन चयन करना है। और सभी लोग बता रहे हैं कि सर वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। उनमें गांव की सरलता और मस्ती थी, वे पूरे तौर पर स्वच्छंद थे, भारतेंदु के प्रति उनके मन में अत्यधिक आदर था, ये कथन किसका है? ये कथन आपको चयन करना है, जल्दी से बताइए। उनमें गांव की सरलता और मस्ती थी, उनमें गांव की सरलता और मस्ती थी, वे पूरे तौर पर स्वच्छंद थे, भारतेंदु के प्रति उनके मन में अत्यधिक आदर था, ये कथन किसका? 168 नंबर का क्वेश्चन है। 168 में सभी साथी बताएंगे और 168 का राइट आंसर जा रहा है कि सर उनमें गांव की सरलता, कौन में? बोले बच्चों में गांव की सरलता, मस्ती थी। मस्ती तो बच्चों में होती है, मस्ती थी, पूरे तौर पर स्वच्छंद थे, है ना, स्वच्छंद रूप से खेलते हैं बच्चे, भारतेंदु के प्रति उनके मन में अत्यधिक आदर था, है ना, तो भारत के प्रति आदर था, मस्ती करते हैं बच्चे, स्वच्छंद रूप से खेलते हैं, गांव की, है ना, सरलता, ये बच्चन सिंह का कथन है दोस्तों। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये कथन बताइए। 169 नंबर में, 169 में, है ना, चयन करिए। 169 में चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। 169 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं। 169 में और 69 का राइट आंसर है कि सर चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम, ये कथन कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। डी नंबर आपका सही है, डी नंबर, ठीक है। रीतिकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी, ये कथन बताइए। 170 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है जीविकोपार्जन, है ना, बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए बोले, है ना, आपके पास कई लोग आते बोले बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए कुछ दे दे, किसके जीविकोपार्जन के लिए, है ना, आपको पता है बच्चन
बच्चन से अपन को याद कर लेना है दोस्तों, बच्चन से, ठीक है। जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी, तो जीविकोपार्जन वाला जो एक फैक्ट पढ़ना है, तथ्य पढ़ना, एक कथन बच्चन से का है। बी नंबर 170 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। रीतिकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी, ये कथन है बच्चन से का। बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, आपको बताना है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, ये कथन किसका है? ये कथन बताना है। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे, कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल घोष, वाजपेयी? बताएं। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। 171 नंबर का क्वेश्चन है। और ये कथन कहां जा रहा है? बोले सर निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, ये कथन दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का है ना। और ये पंजाब मास्टर कैडर में एक क्वेश्चन आया था, है ना। ये रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला है भक्ति काल के कवियों को सीकरी से कोई काम ना था, पर रीतिकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरेना एकऊ काम, ये कथन किसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन 172 में। भक्ति काल के कवियों को सीकरी से कोई काम ना था, पर रीतिकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरेना एकऊ काम, सरेना एकऊ काम, ये कथन 172 नंबर का क्वेश्चन है। और ये कथन किसका? सीकरी, सीकरे, सीकरे बच्चे, अपन बोलते सीकरे बच्चे, बोले क्या सीख रहे बच्चे? सीकरी, सीकरी, बोले बच्चे सीकरी, सीकरी अपन को याद किए, सीकरी आया, सीकरी, है ना। बोले सीख रहे बच्चे, बच्चे सीख रहे, बच्चे सीख रहे हैं, है ना। इस प्रकार से सीकरी अपन को याद कर लेना। बच्चे बोले सर सीकरी गए थे, सीकरी, है ना। भक्ति काल में बच्चे सीकरी गए थे, रीति काल में लौट के आ गए थे। बोले बच्चे सीकरी कब गए थे? बोले भक्ति काल में, लौट के कब आए थे? रीति काल में। बच्चे गए थे लेकिन सीकरी, सीकरी वाली बात हुई है यहां पर। सरेना एकऊ काम, बहुत बढ़िया है। इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था, एक कथन बताना। 173 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों जल्दी से बताओ, इनमें से कोई संदेह नहीं है ना कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था, ये कथन बताना है। 173 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर, ठीक है ना। बिहारी, बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है, बिहारी के लिए प्रेम काय का खेल है? जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ। बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है, चौगान का खेल है, कथन किसका है? 174 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा। बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है, चौगान का खेल। 174। तो आपको पता है कि सर चौगान का खेल तो बच्चे खेलते हैं, चौगान में खेल खेलते हैं कौन? बच्चे। चौगान में खेलते कि नहीं खेलते? आपने देखा होगा दोस्तों तारक मेहता का उल्टो चौगान में बच्चे खेलते हैं, है ना, खेलते हैं ना। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, खिड़कियों के कांच फूट जाते हैं। तो चौगान का खेल खेलते हैं या चौगान में खेल खेलते कौन? बच्चन, डॉक्टर बच्चन। आ नंबर आपका सही है। प्रयोगवाद एक और व्यक्ति की अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर रूढ़ी का वह विरोधी और अन्वेषण का समर्थक है, कथन किसका है? 75 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। प्रयोगवाद एक और व्यक्ति की अनुभूति और समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर रूढ़ी का वह विरोधी और अन्वेषण का समर्थक है। 175 नंबर का शानदार क्वेश्चन बताना है, सभी लोग बताएंगे।
और आपका उत्तर क्या जा रहा है ना। प्रयोगवाद एक और व्यक्ति की अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने, तो दूसरी ओर रूढ़ी का वह विरोधी है। रूढ़ी का विरोधी है, बोले लक्ष्मीकांत वर्मा, है ना। और सर लक्ष्मी तो रूढ़ी की विरोधी है, रूढ़ी, लक्ष्मीकांत वर्मा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा है, ये कथन 176 में। प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, 176 नंबर का क्वेश्चन है। और 176 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, 176 नंबर का क्वेश्चन है। और 176 में आपका राइट आंसर क्या जा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, काय के आगे, धर्मवीर भारती। बोले सर प्रश्न चिन्ह लगा है कि आप धर्मवीर हो कि नहीं हो, प्रश्न चिन्ह लगा है कि आप धर्मवीर हो कि नहीं। प्रश्न चिन्ह कहां लगा है, बोले सर यही इसलिए लगा, बोले सर कि आप धर्मवीर हो कि नहीं, है ना। बोले सर हम धर्मवीर हैं, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह यानी कि आपका जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कबीर में भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा पवित्रवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, कथन किसका है। कथन बताना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से चयन करना है, शानदार। बताइए, कबीर में भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा पवित्रवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, ये कथन किसका है। 177 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर में भारतीय ब्रह्मवाद, ठीक है, वेरी गुड। भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं। भारतीय लोकतंत्र की सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष है, उन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि विश्लेषण नहीं करता है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा। अब बताओ, ये कथन बताना, 178 नंबर का क्वेश्चन है, नया इतिहास लिखा जाएगा, बताओ किसके लिए लिखा जाएगा नया इतिहास। बोले सर बच्चों के लिए नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा तो किसके लिए बताओ। बोले सर बच्चों के लिए लिखा जाएगा नया इतिहास। तो यहां पर बोल रहा है कि यदि विश्लेषण नहीं करना तो नया इतिहास लिखा जाएगा, किसके लिए, बच्चों के लिए, बच्चन से, यानी कि डी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई थी। ये कथन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 179 नंबर का क्वेश्चन है। बताइए, कबीर ने केवल विभिन्न प्रतीति हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई थी। कथन किसका, 179 नंबर का क्वेश्चन है। और 179 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर कबीर ने केवल भिन्न प्रतीति हुई, कथन हो जाएगा बी नंबर, यानी बच्चन से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, इस समय के साहित्य का केवल एक नाम दिया जा सकता है, स्वच्छंदतावाद। ये कथन किसका है। इस समय के साहित्य का केवल एक नाम दिया जा सकता है, स्वच्छंदतावाद। 180 में शीला गुप्ता जी बताइए, 180 का शानदार क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि इस समय के साहित्य का केवल एक नाम दिया जा सकता है, स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद। और ये कथन किसका हो जाएगा, ममता जी, संजय पाठक जी। कथन दोस्तों आपको बार बार रिपीट करना है और हम लगभग 180 कथन पढ़ चुके हैं, 180 कथन पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आपका उत्तर डॉक्टर बच्चन से हो जाएगा, ये नंबर आपका सही है, ठीक है। हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ, ये कथन बताना 181 में। हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है,
कथन किसका है? कथन बताइए। 181 नंबर का क्वेश्चन है। कथन आपके लिए बहुत ही उपयोगी। 181 में 181 और हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। ये कथन किसका? 181 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, यानी सी नंबर। हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा कबीर के लिए। 182 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा किसके लिए, है ना? और इस सौंदर्य शास्त्र का निर्माण कबीर के लिए नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ेगा। बच्चों के लिए सौंदर्य शास्त्र का निर्माण होना चाहिए, बच्चों के लिए। ठीक है, जल्दी से बताना है। बच्चों के लिए सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। और सर कबीर के लिए नहीं करना है, अब तो बच्चों के लिए एक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी अपन को याद कर लेना है। सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना है, किसके लिए करना है निर्माण? बच्चों के लिए करना है। तो ये बच्चन सिंह का कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया। ये कथन किसका है? घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन, घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया। 183 नंबर का क्वेश्चन है। 183 में सभी लोग बताएंगे। घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया। 183 नंबर का क्वेश्चन है, और देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है। घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया। ये कथन है गोविंद त्रिगुणायत का। बी नंबर गोविंद त्रिगुणायत आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कबीर, रैदास, दादू आदि इसी व्यवसाय और जाति के लोग हैं। इन्होंने वेद, किताब, कुरान को स्वीकार कर लिए, एक सामान्य वर्ग निकाला। एक कथन किसका है? बताओ। कबीर, रैदास, दादू आदि इसी व्यवसाय और जाति के लोग हैं। इन्होंने वेद, किताब, है ना, वो स्वीकार कर लिए, एक सामान्य वर्ग निकाला। ये कथन किसका? 184 नंबर का क्वेश्चन है। 184 में तो ये अपन को याद रख लेना। बोले सर सामान्य वर्ग के बच्चे याद कर लेने। सामान्य वर्ग दिया है, सॉरी सामान्य मार्ग दिया है। सामान्य मार्ग निकाला, सामान्य मार्ग, है ना। और सामान्य मार्ग से चलते हैं बच्चे की कठिन मार्ग से चलते। ईमानदारी से बता देना बच्चे किस मार्ग से चलते हैं, सामान्य मार्ग से कि कठिन मार्ग से? तो आपका उत्तर है कि सर बच्चे जो है ना वो सामान्य मार्ग से चलते हैं। डी नंबर सामान्य मार्ग से आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। तुलसीदास की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। कथन किसका है? तुलसीदास की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। 185 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तुलसीदास की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। 185 में तुलसीदास जी के बारे में इतना अच्छा कथन कौन कहेगा? और आपका है कि तुलसीदास की वाणी की पहुंच जो है मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। कथन है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल ही कहेंगे। डी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान, ये कथन बताना है। और ये अपन ने पढ़ भी लिया है ना। ये 186 नंबर डबल हुआ है ना। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। 186 में सभी लोग बताइए जल्दी से। 186 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर बताना है ना। अखंड प्रवाह और युग काल खंडों की पहचान। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। पढ़ा भी था अपन ने। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यह एक कवि तुलसी ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है।
एक कथन बताना। 187 में बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 187 नंबर का क्वेश्चन है। 187 में चयन करिए जल्दी से 187 का आंसर। और एक कवि तुलसी ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। एक कथन है, और एक कथन है दोस्तों किसका? एक कथन है 187 में राइट आंसर है बी, यानी रामचंद्र शुक्ल। बी नंबर आपका सही है। आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, कथन किसका है? श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। एकांत अभाव 188 नंबर का क्वेश्चन है। 188 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर आला खंड, और आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। एकांत अभाव है, ये कथन किसका है? एक कथन बताना है 188 नंबर में, और एक कथन है बच्चन का। बोले सर बच्चे जो है ना आला खंड एकांत में पढ़ते हैं। बच्चे आला खंड कब पढ़ते? बोले एकांत में पढ़ते आला, एकांत में पढ़ते आला, है ना। तो ये डॉक्टर बच्चन से डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। सूफी बाद में 189 में आरती जी बजाइए, बताइए आजमगढ़ जी, अनिल ठाकुर जी। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में हैं, ये किसका कथन है? 189 नंबर का क्वेश्चन है। 189 में कौन कौन सही बता पा रहा है? और जायसी पहले कवि हैं और बाद में सूफी बाद में। तो राइट आंसर है कि सर विजय देव नारायण शाही, यानी डी नंबर आपका सही है। ठीक है, तो अपन ने 189 क्वेश्चन तक दोस्तों अपन ने पढ़ दिया है। अब 189 कथन आपको आने चाहिए। 189 कथन आपने पढ़ लिए हैं, और 189 कथन आपने पढ़े हैं तो लगभग कम से कम मान के चलो कि क्लास के दौरान आपको 100 कथन तो क्लास के दौरान याद हो गए हैं। 100 कथन। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है ना। कम से कम 100 कथन आपको क्लास के दौरान ही याद हो गए हैं। अब बाकी के 89 कथन और जो आपको कैसे पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, बार बार देखिएगा क्लासों को। ठीक है, तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें इसी प्रकार से। ठीक है, जय हिंद।